Hey, welcome students to our channel Pharmadose. Myself Poonam Jess. In this lecture, we will going to discuss about the respiratory system disorder. In the previous lecture, we have already discussed about the cardiovascular disorder. This is third unit of pathophysiology. Okay, respiratory system disorder. Under respiratory system disorder, two disorders, asthma and COPD, chronic obstructive pulmonary disease. Asthma is a disorder of bronchial airways characterized by period of reversible bronchospasm. ये क्या बोल रहा है कि अस्थमा क्या है? ब्रोंकियल एयरवेज का डिसऑर्डर्स है, ब्रोंकियोल्स का डिसऑर्डर है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का डिसऑर्डर है, जिसके अंदर क्या होता है? रिवर्सिबल ब्रोंकोस्पाज्म. ब्रोंकोस्पाज्म मतलब ब्रोंकाई की कॉन्स्ट्रिक्शन, पुअर ऑक्सीजन सप्लाई टू द लंग्स. ठीक है. अस्थमा इज ए क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज. इन्फ्लामेटरी मतलब इन्फ्लामेशन in the bronchi of the airways that causes airway hyperresponsiveness, mucosal edema. edema क्या होता है? टिश्यू के अंदर फ्लूइड एक्यूमुलेशन एंड म्यूकस प्रोडक्शन. ठीक है. क्या है? अस्थमा क्या है? क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज है एयरवेज की, ब्रोंकाई की, लंग्स की, रेस्पिरेटरी सिस्टम की, जिसके अंदर एयरवे हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस शो करती है, म्यूकोसल एडेमा शो करती है, म्यूकस प्रोडक्शन शो करती है. नेक्स्ट क्या है? अस्थमा के क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स है. हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि किसी पर्सन को अस्थमा है? फर्स्ट वन, एयरवे हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस. उसकी जो ब्रोंकाई है वो क्या करेगी? हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस शो करेगी. दूसरा, उसके अंदर कफ होएगी. ठीक है. डिस्पीनिया, उसको प्रॉब्लम इन ब्रीथिंग होएगी. चेस्ट टाइटनेस फील होएगी, चेस्ट के अंदर से टाइटनेस फील होएगी. एयरवे इन्फ्लामेशन, जो उसकी एयरवे होगी उसके अंदर क्या होगी? इन्फ्लामेशन होगी. ठीक है. ये क्या थे? साइन एंड सिम्टम ऑफ अस्थमा. नेक्स्ट क्या है? इटियोलॉजी ऑफ अस्थमा. देयर इज टू इटियोलॉजी. फर्स्ट वन एंडोजीनियस फैक्टर्स एंड सेकंड वन इज इन्वायरमेंटल फैक्टर्स. Endogenous and environmental factors. Endogenous factors may be first one gender. It depend upon gender, whether male, female. ठीक है. Children, obesity. Obese persons have more prone to asthmatic condition. Viral infection such as coronavirus है, rhinovirus है. These viral infection may lead to asthmatic condition. Airway hyperresponsiveness also an endogenous factor that cause asthmatic condition. Next है environmental factor. Environmental factor such as indoor allergens, outdoor allergens such as pollen, dust, smoking, cold air, weather, respiratory infection. All these environmental factors lead to asthmatic condition, respiratory disorders. नेक्स्ट है टाइप ऑफ अस्थमा. अस्थमा के कौन से टाइप्स है? बेसिकली जो अस्थमा है उसको दो टाइप्स में डिवाइड किया है, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक अस्थमा. इंट्रिंसिक अस्थमा, इंट्रिंसिक नाम से ही पता चल रहा है, इन विदाउट नॉन कॉज. इंट्रिंसिक अस्थमा वो अस्थमा है जिसका हमें रीजन नहीं पता कि अगर किसी पर्सन को इंट्रिंसिक अस्थमा है तो वो किस रीजन की वजह से है, उसका हमें नॉन रीजन नहीं पता, उसका कॉज हमें नहीं पता. द बॉडी रिलीजेज एन एंटीबॉडी कॉल्ड एज इम्यूनोग्लोबुलिन IgE. क्या है? इंट्रिंसिक अस्थमा के अंदर बॉडी रिलीज करती है एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोबुलिन IgE. Release of this antibody leads to inflammation and asthmatic symptoms. It occurs when something other than allergens triggers या enhance an immune system response. ये क्या बोल रहे हैं कि इंट्रिंसिक अस्थमा विदाउट नॉन कॉज है. इसके अंदर बॉडी क्या रिलीज कर रही है? एंटीबॉडी, दैट इज IgE.
रिलीज ऑफ दिस एंटीबॉडी लीड्स टू इन्फ्लामेशन अस्थमा सिम्टम्स। एंड कब होगी ये? जब एलर्जेंस के अलावा कोई और इम्यून सिस्टम को क्या करेगा? हमारा एक्टिवेट करेगा। सेकेंड वन इज एक्सट्रिंसिक अस्थमा नॉन कॉज। एक्सट्रिंसिक अस्थमा इज विद नॉन कॉज occurs when immune system react to harmless substance, allergens such as pollen, dust. ठीक है, extrinsic asthma is with non cause such as pollen grains, dust and leads to symptoms of asthma. सॉरी स्टूडेंट्स, हमारे यहाँ कुछ नाइबर के अंदर थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, उसकी वजह से आपको डिस्टर्बेंसेज हो रही होगी, तो आप कंटिन्यू करें लेक्चर के ऊपर। Other asthma types of third type is drug induced asthma, means that asthma occurs due to an drug, for example non selective beta blocker. Non selective beta blocker is also responsible for the drug induced asthma। जैसे हमने पढ़ा था कि जो नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर थे, बीटा 1 हमारा हार्ट पे प्रेजेंट है और बीटा 2 हमारा ब्रोंकाई के अंदर प्रेजेंट है। बट क्या है कि जो हमारा अगर हम नॉन सेलेक्टिव देंगे, बीटा 2 जो एगोनिस्ट है वो क्या करते हैं? हमारी ब्रोंको को डायलेट करती है। बट अगर हम नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर देंगे तो वो बीटा ब्लॉकर क्या करेगा? बीटा 2 को बाइंड करके उसको ब्रोंकियो को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देंगे। तो ड्रग इंड्यूस्ड अस्थमा हो सकता है एस्प्रिन की वजह से, नसेड्स की वजह से। ऑक्यूपेशनल अस्थमा, फॉर एग्जांपल ऑक्यूपेशनल बेस पे काम कैसा कर रहे हो आप? स्टिमुलेंट्स है, जैसे कोई फ्यूम इंडस्ट्री में काम कर रहा है, कोई ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्री में काम कर रहा है ना, वहाँ पे जैसे वुड का यूज है, टेक्सटाइल का यूज है, या फिर पेंसिलिन के प्रोडक्ट्स है जिनकी वजह से उनको एलर्जी हो सकती है, अस्थमा हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सरसाइज इंड्यूस्ड। कुछ पेशेंट्स को क्या होता है? एक्सरसाइज की वजह से भी अस्थमा हो जाता है, उसका वर्कलोड बढ़ जाता है, ऑक्सीजन की कैरिंग कैपेसिटी लो हो जाती है। ठीक है, एक्सरसाइज के ये बाद स्टार्ट होता है एक्सरसाइज के बाद, और कुछ 30 मिनट्स के अब ये वापस से रिकरेंट ठीक हो जाता है। अब नेक्स्ट क्या है? पैथोफिजियोलॉजी पाथवे, कि अस्थमा है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज है, उसका पैथोफिजियोलॉजिकल पाथवे क्या रहेगा? क्या क्या पैथोफिजियोलॉजी उसके अंदर चेंजेज आएंगे? फर्स्ट वन, एक्सपोजर टू एलर्जेंस एंड इरिटेंट्स। जैसे ही एक्सपोज करेगी बॉडी एलर्जेंस को, इरिटेंट्स को, IgE एंटीबॉडी स्टिमुलेट बॉडी प्रोड्यूस एंटीबॉडी IgE अगेंस्ट दिस एलर्जन एंड एंटीजन। दिस एंटीबॉडी स्टिमुलेट द मास्ट सेल। मास्ट सेल क्या है? मास्ट सेल के अंदर हमारे पास बहुत सारे इन्फ्लामेटरी मेडिएटर स्टोर होते हैं। ठीक है, ये पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर है, एक वेसिकल टाइप का स्ट्रक्चर है। ठीक है, जैसे कि वेसिकल्स होती है, इस वेसिकल्स के अंदर बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं साइनेप्टिक वेसिकल में, वैसे ही मास्ट सेल के अंदर हिस्टामिन है, ल्यूकोट्राइन्स है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स है ना, साइटोकाइन्स है, ऐसे बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर स्टोर होते हैं। ठीक है, मास्ट सेल डीग्रेनुलेशन का मतलब क्या है? जैसे ही एंटीबॉडी स्टिमुलेट हुई, मास्ट सेल हमारी ब्रस्ट आउट होएगी। ब्रस्ट आउट होने से क्या होगी? वहाँ पे हिस्टामिन रिलीज, प्रोस्टाग्लैंडिन्स का रिलीज, ब्रैडिकाइनिन्स का रिलीज, ल्यूकोट्राइन्स का रिलीज, ये सारे क्या है? हमारे इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स है। दीज इन्फ्लामेटरी मेडिएटर लीड्स टू इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रोंकाई। ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स लीड्स टू एयरवे हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस। एयरवे हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस lead to mucus secretion, enhance that stimulate non-productive cough, inflammation of bronchi, bronchospasm of bronchi. ठीक है, bronchospasm leads to symptoms of shortness of breathing, मतलब difficulty in breathing, wheezing क्या है? वो कई बार क्या होते हैं, हम खाटे लेते हैं उसकी आवाज आएगी, चेस्ट टाइटनेस फील होगी, डिस्पीनिया, प्रॉब्लम इन ब्रीथिंग। कॉम्प्लिकेशन, क्या क्या अस्थमा के कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं? ठीक है, फर्स्ट वन क्या है? अटैक ऑफ अस्थमा लीड्स टू हॉस्पिटलाइजेशन। अगर बार बार सीवियर अटैक आया है हमें अस्थमा का, तो हमें क्या हो सकता है? हॉस्पिटल में एडमिट होना भी पड़ सकता है पेशेंट को। ठीक है, परमानेंट नैरोइंग ऑफ ब्रोंकाइल ट्यूब्स, जो ब्रोंकाइल ट्यूब्स है वो परमानेंट उसकी नैरो हो सकती है, जिसकी वजह से लंग कैंसर हो सकता है। ठीक है, ये हमारा क्या था? अस्थमा था। अब हम सेकेंड डिसऑर्डर के बारे में स्टडी कर रहे हैं। ये क्या हमारा? COPD, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। दिस इज आल्सो ए
types of respiratory disorder. COPD is obstructive lung disease characterized by long-term poor airflow. क्या है COPD? क्या है? ये भी एक लंग का डिसऑर्डर है जिसके अंदर लॉन्ग टाइम से पुअर एयर फ्लो होगा, एयर की सप्लाई लंग्स को कम होगी. इट डेवलप्स एज ए सिग्निफिकेंट एंड क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स टू इनहेल्ड इरिटेंट्स. ये क्या करेगा? इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स को इनिशिएट करेगा जो इरिटेंट्स अलर्जेंस को इनहेल किया है पर्सन ने, उसके केस में. इट इज a obstructive lung disease in which airway pathway is obstruct and difficulty in breathing. लंग्स से जो हमारी ये क्या है? लंग्स की डिजीज है जिसके अंदर जो एयरवे पाथवे है हमारा, उसमें ब्रोंकियो कंस्ट्रिक्ट होएगी, उसमें प्रॉब्लम्स होगी और ब्रीथिंग की डिफिकल्टीज होएगी. इन दिस डिजीज द ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई बिकम्स नैरो. ट्रैकिया और ब्रोंकाई क्या हो जाएगी? नैरो एंड अफेक्ट द होल रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. और ये क्या करेंगी? पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम को हमारे क्या करेगी? अफेक्ट करेगी. यहाँ पे इसकी पैथोफिजियोलॉजी दिखाते हैं. कुछ पैथोफिजियोलॉजी जो हमारी COPD की और अस्थमा की बिल्कुल सेम है. यहाँ पे बस जस्ट मैंने एक तंबाकू का आपको एग्जाम्पल दिया है. इसके कुछ साइन सिम्टम्स है. देखो, जैसे ही कोई पर्सन है स्मोकिंग कर रहा है, तंबाकू ले रहा है, उससे निकोटिन वो ब्लड में जाएगी. ब्लड में जाएगी तो वो क्या करेगी? एक तो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज को, फ्री रेडिकल्स को वहाँ से जनरेट करेगी, जिसकी वजह से LTB4, TNF, ILB ये सब रिलीज होएगी. न्यूट्रोफिल्स रिलीज होएगी. ये सब न्यूट्रोफिल्स वगैरह मिलके क्या करेगी? हमारी एल्वोलाई के टिश्यू को डैमेज करेगी. एल्वोलाई डैमेज होएगी जिसकी वजह से सिम्टम्स आएगा एफ्सीमिया. इसका मतलब क्या है? एल्वोलाई डैमेज. नेक्स्ट क्या है इसकी? इटियोलॉजी. ऑलमोस्ट सेम है दोनों की इटियोलॉजी, बट मैंने यहाँ पे अलग से भी लिख दिया है. स्मोकिंग है, कोई पर्सन स्मोकिंग कर रहा है, तंबाकू स्मोक कर रहा है. एयर पॉल्यूशन है, जैसे कि कोई वुड है, एनिमल डंग है, ऐसे बायोमास फ्यूल से, इनकी वजह से एयर पॉल्यूशन की वजह से हो सकता है. जेनेटिकली जिन पर्सन के अंदर अल्फा-1 एंटीट्रिप्सन एंजाइम की डेफिशिएंसी है. अदर फैक्टर्स हो सकती है. ऑक्यूपेशनल्स मतलब कोई कॉटन, टेक्सटाइल, कोल, माइनिंग, इधर इंडस्ट्रीज के अंदर काम कर रहा है कोई पर्सन, उसको ज़्यादा चांसेस रहते हैं. कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं इसके? रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, पीपल से जिसको मतलब COPD की प्रॉब्लम है वो मोर सीवियर रहेगा, उसको कोल्ड होगा, फ्लू के चांसेस रहेंगे, निमोनिया होने के चांसेस रहेंगे. हार्ट प्रॉब्लम्स उसको जल्दी हो सकती है. लंग कैंसर के प्रॉब्लम्स हो सकती है. डिप्रेशन हो सकते हैं. ठीक है, ये हमारा क्या था? अस्थमा और COPD था, रेस्पिरेटरी सिस्टम डिसऑर्डर था. ये आपका कंप्लीट हो गया. इसकी पैथोफिजियोलॉजी, इसकी इटियोलॉजिकल, इसके साइन सिम्टम्स, इसके कॉम्प्लिकेशन. थैंक यू. अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें. थैंक यू.